सो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी BSOE 142 सब्जेक्ट कोड, जिसका टाइटल रहने वाला है भारतीय समाजशास्त्रीय परंपराएं। तो आज मैं आपके साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करूंगी, जो लास्ट 5 ईयर्स के PYQ से लिए गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर ये एग्जाम आप जून दिसंबर 2026 में दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अगर इग्नू से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप सर की इंस्टा ID पर टेक्स्ट कर उनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, तो भारतीय समाजशास्त्रीय परंपराएं समझते क्या हो इस वर्ड से आप? मतलब कि भारत के समाज को समझना या फिर उसकी विचारधारा और उसकी परंपरा को समझना। ठीक है, मतलब कि भारत के पूरे समाज के बारे में जानकारी को प्राप्त करना। तो इसका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, रामकृष्ण मुखर्जी को बंगाल के 6 गांवों के अध्ययन के मुख्य जांच परिणाम पर चर्चा कीजिए। मतलब कि रामकृष्ण मुखर्जी ने जब बंगाल के 6 गांवों के लिए अध्ययन किया तो उसके मुख्य जांच परिणाम क्या थे, उन पर चर्चा करनी है। तो इसका पहला अध्ययन का जांच परिणाम था, रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा बंगाल के 6 गांवों के अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण समाज की संरचना, आर्थिक संबंधों और सामाजिक परिवर्तन को समझना था। कि उनका मतलब कि पहला एम था कि ग्रामीण समाज की संरचना, आर्थिक संबंधों को समझना और सामाजिक परिवर्तन को समझना, कि सामाजिक में क्या क्या बदलाव आए। इस अध्ययन से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए, वो निष्कर्ष अभी हम पढ़ेंगे। तो यह इसका है सबसे प्रमुख निष्कर्ष यह था कि ग्रामीण समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट रूप से मौजूद था। इसका पहला निष्कर्ष यह था कि ग्रामीण समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट रूप से मौजूद था। भूमि के स्वामित्व के आधार पर समाज विभिन्न वर्गों में बांटा हुआ था। कि भूमि के स्वामित्व के आधार पर ना इन्होंने समाज को अलग अलग भागों में डिवाइड करा हुआ था। पहला था जमींदार, मध्यम किसान और भूमिहीन मजदूर। ठीक है, तो क्या क्या थे इसके? पहला था हमारा जमींदार, फिर था मध्यम किसान और भूमिहीन मजदूर। जमींदारों के पास अधिक संसाधन और शक्ति थी, जबकि गरीब किसान और मजदूर आर्थिक रूप से निर्भर और कमजोर स्थिति में थे। समझ रहे हो? मतलब कि जमींदारों के पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति थी, और जबकि मतलब कि गरीब किसान और मजदूर आर्थिक रूप से निर्भर और कमज़ोर स्थिति में थे, है ना। मतलब उनके पास, जैसे गरीब के पास पैसा नहीं था और ज़मींदारों के पास, मतलब जैसे वो अमीर होते हैं तो उनके पास काफ़ी शक्तियाँ होती है ना। मतलब कि पैसा देकर कुछ भी खरीद सकते हैं वो। मतलब कि पॉलिटिक्स वाला, जैसे आप समझ रहे हो ना। तो इसका दूसरा है महत्वपूर्ण निष्कर्ष, दूसरा महत्वपूर्ण यह था कि आर्थिक असमानता के कारण सामाजिक असमानता भी बढ़ती गई। मतलब कि आर्थिक असमानता के कारण सामाजिक असमानता भी बढ़ती जा रही थी। जिनके पास ज़मीन और धन था उनका सामाजिक सम्मान और प्रभाव अधिक था। मतलब कि जिनके पास होता है ना, ऐसे जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनकी ज़्यादा वैल्यू की जाती है। वहीं निम्न वर्ग के लोगों को सामाजिक रूप से भी पिछड़ा माना जाता था। मतलब जो थोड़े गरीब थे उन लोगों को, निम्न वर्ग के लोग, उन लोगों को सामाजिक रूप से मतलब पीछे ही रखते थे, उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। तीसरा है, मुखर्जी ने पाया कि पारंपरिक संबंध धीरे धीरे बदल रहे थे। जो पारंपरिक संबंध थे ना वो बदल रहे थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति कम या ज़्यादा थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो बदल रहे थे। नागरिकरण, शिक्षा और बाजार के प्रभाव से ग्रामीण जीवन में परिवर्तन आ रहा था, लेकिन यह परिवर्तन समान रूप से नहीं हो रहा था। ठीक है, राइट। तो अंततः इस अध्ययन ने यह स्पष्ट किया कि ग्रामीण समाज को समझने के लिए आर्थिक संरचना और वर्ग संबंधों को विश्लेषण बहुत आवश्यक है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण पर M.N. श्रीनिवास की समालोचना पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर हमने श्रीनिवास की समालोचना पर चर्चा करनी है, यानी कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से M.N. श्रीनिवास की समालोचना पर हमने चर्चा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर है, M.N. श्रीनिवास ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा, उन्होंने कहा, किसने कहा? M.N. श्रीनिवास ने, कि ये समाज को अत्यधिक स्थिर और संतुलित रूप से प्रस्तुत करता है, जबकि वास्तविकता में समाज निरंतर परिवर्तनशील होता है ना। उनके अनुसार यह दृष्टिकोण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को सही ढंग से नहीं समझ पाता। उनके अकॉर्डिंग ना, मतलब कि ये दृष्टिकोण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं समझ पाता है और केवल व्यवस्था बनाए रखने पर अधिक जोर देता है। ठीक है, तो और उन्होंने यह भी बताया कि यह सिद्धांत समाज में मौजूद असमानता और संघर्षों की उपेक्षा करता है। उन्होंने ये बताया कि ये सिद्धांत समाज में मौजूद असमानता, इनइक्वालिटी को और संघर्षों की उपेक्षा करता है। भारतीय समाज में मतलब जाति, वर्ग और शक्ति के आधार पर गहरे विभाजन है। मतलब कि जाति के अकॉर्डिंग है ना, जैसे एक दूसरे की जाति देखकर लोग करते ही है। वर्ग और शक्ति के आधार पर गहरे विभाजन है, जिन्होंने समझे बिना समाज को समग्र विश्लेषण संभव नहीं है। ठीक है, तो शायद श्रीनिवास का मानना था कि ये एक
पाश्चात्य दृष्टिकोण है, उनका मानना था, श्रीनिवास किसका था, श्रीनिवास का, कि ये एक पाश्चात्य दृष्टिकोण है जिसे भारतीय समाज पर सीधे लागू करना उचित नहीं है, कि मतलब भारतीय समाज पर इसे डायरेक्ट लागू करना अच्छा नहीं होगा। भारतीय सामाजिक संरचना की विशिष्टताओं को समझने के लिए उन्होंने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण जैसी अवधारणाओं को पर बदल दिया, और जो सामाजिक परिवर्तन को अधिक यथार्थ रूप में स्पष्ट करती है। ओके, तो फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, भारत में पूंजीवादी परिवर्तन में राज्य की भूमिका पर AR देसाई के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। कि भारत में पूंजीवादी परिवर्तन में, मतलब कि पूंजीवादी परिवर्तन में राज्य की भूमिका पर AR देसाई के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। AR देसाई ने मतलब कि भारत की पूंजीवादी में परिवर्तन कैसे देखा, उस पर हमने इसमें व्याख्या करनी है। ओके, तो AR देसाई ने भारत में पूंजीवादी परिवर्तन को मार्क्सवादी दृष्टिकोण को समझाया, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझाया उन्होंने। किसने? AR देसाई ने भारत में पूंजीवादी परिवर्तन को। उनके अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य तटस्थ नहीं रहा, मतलब उनके अकॉर्डिंग ना, स्वतंत्र के बाद, मतलब जब इंडिपेंडेंट हो गए हम लोग, तो उसके बाद भारतीय राज्य तटस्थ नहीं रहा, बल्कि उसने पूंजीवादी विकास को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, राज्य की नीतियाँ, योजनाएं और विकास कार्यक्रम ऐसे बनाए गए जिनसे पूंजीपति वर्ग को लाभ मिले। मतलब कि ना, राज्य की नीतियाँ भी ऐसी बनाई गई, योजनाएं भी उन्होंने ऐसी करी कि जिससे मतलब पूंजीपति वर्ग, मतलब जो अमीर लोग थे उनको लाभ मिले, और जो गरीब हैं उन लोगों की वो लोग आगे आगे, मतलब धीरे धीरे बढ़े आगे। ठीक है, फिर है, देसाई का मानना था कि औद्योगिकरण, बड़े उद्योगों की स्थापना, बैंकिंग और परिवहन के विकास ने निजी पूंजी के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की। देसाई का मानना ये भी था कि औद्योगिकरण और बड़े उद्योगों की स्थापना, बैंकिंग और परिवहन के विकास, मतलब कि बैंक और मतलब ट्रांसपोर्टेशन के विकास ने निजी पूंजी के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास भी अंततः निजी क्षेत्र को मजबूत करने में सहायक बना। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भूमि सुधार और सामाजिक न्याय की नीतियाँ पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। उन्होंने ये भी देखा कि मतलब कि भूमि सुधार और सामाजिक न्याय की नीतियाँ, है ना, उनके वो न्याय की नीतियाँ पूरी तरह से मतलब सफल ही नहीं हो सकी थी, जिससे गरीब किसान और मजदूर वर्ग की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। जिसके अकॉर्डिंग मतलब कि जो गरीब इंसान था ना, उनकी स्थिति में मतलब कुछ सुधार हुआ ही नहीं, कम हुआ बट ज़्यादा नहीं हुआ। राज्य ने वर्ग संघर्ष को नियंत्रित करते हुए एक संतुलन बनाए रखा, लेकिन उसकी नीतियाँ अंततः पूंजीवादी ढांचे का ही मजबूत करती रही, है ना। मतलब कि उन्होंने, जो अमीर थे ना, वो लोग उसी के ऊपर फोकस करते रह गए। फिर है फोर्थ क्वेश्चन हमारा, विनय कुमार सरकार का भारतीय समाजशास्त्र चिंतन के में योगदान पर चर्चा कीजिए। इसमें हमने जो विनय कुमार के द्वारा भारतीय समाजशास्त्र चिंतन में योगदान किया गया है उस पर चर्चा करनी है। ठीक है, राइट। फिर है, विनय कुमार सरकार भारतीय समाजशास्त्र के प्रारंभिक विद्वानों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। जो विनय कुमार थे ना, वो भारतीय सरकार में समाजशास्त्र के प्रारंभिक विद्वानों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन में स्वदेशी दृष्टिकोण पर जोर दिया। जब वो भारतीय समाज में थे, उन्होंने स्वदेशी दृष्टिकोण पर जोर दिया और पाश्चात्य सिद्धांतों के अंधानुकरण का विरोध किया। ठीक है, पाश्चात्य सिद्धांतों के अंधानुकरण का उन्होंने विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि भारतीय समाज को समझने के लिए उसकी अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं का आधार बनाना आवश्यक है। कि मतलब कि भारतीय समाज को समझने के लिए उनका मानना ये था कि भारत को, मतलब भारत के ट्रेडिशन को समझने के लिए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं को आधार बनाना आवश्यक था। ठीक है, उन्होंने भारतीय सभ्यता की विशिष्टता को रेखांकित करते हुए बताया। उन्होंने भारतीय सभ्यता की विशिष्टता, मतलब कि उनकी भारत की विशेषता को देखते हुए, मतलब उन्होंने बताया कि भारत का सामाजिक ढांचा केवल धर्म या परंपरा पर आधारित नहीं है, बल्कि इससे आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तत्वों को भी सामान्य है। कि मतलब कि सिर्फ भारत उसके ऊपर ही डिपेंड नहीं है कि केवल मतलब धर्म, परंपरा या फिर किसी सामाजिक ढांचे पे, बल्कि इसमें आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक तत्वों को भी एक मतलब एकजुट होकर रहना पड़ेगा। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच तुलनात्मक अध्ययन पर भी बदल दिया और भारतीय समाज को विश्व संदर्भ में समझने का प्रयास किया। ओके, फिर है, विनय कुमार सरकार का योगदान इस बात में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र पहचान देने को दिशा में कार्य किया। विनय कुमार सरकार का योगदान इस बात में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को, यानी कि इंडियन सोशियोलॉजी को, उन्होंने एक स्वतंत्र पहचान देने की दिशा में कार्य किया, ताकि इंडिया को एक अलग पहचान मिले, और स्वदेशी चिंतन को मजबूत आधार प्रदान किया। राइट। देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, बम्बई विचारधारा का भारतीय समाजशास्त्र में प्रमुख योगदान क्या है। मतलब कि इसमें हमें कहा गया है कि
बम्बई विचारधारा का ना मतलब भारतीय समाजशास्त्र में एक प्रमुख योगदान क्या है, क्या प्रमुख योगदान है उसका उसमें। तो यह बम्बई विचारधारा का भारतीय समाजशास्त्र में प्रमुख योगदान भारतीय समाज में व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन को दिशा देना है। मतलब कि बम्बई विचारधारा ने भारतीय समाजशास्त्र में प्रमुख योगदान दिया, मतलब कि भारतीय समाज के व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन को उन्होंने दिशा दी। ठीक है, उन्होंने ये हमें दिया। इस परंपरा के विद्वानों ने भारतीय समाज को उसकी अपनी विशेषता के आधार पर समझने का प्रयास किया। इस परंपरा के जो विद्वान थे, मतलब कि जिन्होंने इसका खोज की, उन्होंने भारतीय समाज को उसकी अपनी विशेषता के आधार पर समझने का प्रयास किया, मतलब कि भारत की विशेषता की समाज पर। ओके, इस विचारधारा ने विशेष रूप से जाति, जनजाति, परिवार और सांस्कृतिक जैसे विषयों का गहन अध्ययन किया और यह दिखाया कि भारतीय समाज को समझने के लिए उसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस विचारधारा ने मतलब कि विशेष रूप से ये बता दिया कि मतलब जाति, जनजाति और परिवार और सांस्कृतिक जैसे विषयों का गहन अध्ययन किया और ये दिखाया कि मतलब भारतीय समाज को समझने के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक के आधार से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उन्हें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से ही देखना पड़ेगा। फिर है बम्बई विचारधारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये रही है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट विशेषता रही है उनकी कि इसमें पुस्तकीय ज्ञान और क्षेत्रीय अध्ययन यानी फील्ड वर्क, कि इसमें पुस्तकीय ज्ञान और क्षेत्रीय अध्ययन, ठीक है, दोनों का महत्व दिया गया। पुस्तकीय ज्ञान और क्षेत्रीय अध्ययन को भी इसमें इंपॉर्टेंस दी कि इससे समाजशास्त्र अधिक वास्तविक और तथ्यपरक बनाओ के। फिर इस विचारधारा ने भारतीय समाजशास्त्र को एक स्पष्ट दिशा दी। मतलब इस विचारधारा ने एक भारतीय समाजशास्त्र को एक मतलब की दिशा दी है और इसे एक स्वतंत्र तथा दृढ़ अनुशासन के रूप में विकसित करने में योगदान किया। एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में विकसित करने में योगदान दिया इस विचारधारा ने। ओके, देन हमारा 6th क्वेश्चन है, शहरी सामाजिक समस्याओं पर राधा कमल मुखर्जी के दृष्टिकोण को उजागर कीजिए। इस क्वेश्चन में हमने शहरी सामाजिक समस्याओं पर मतलब कि दृष्टिकोण डालना है कि मतलब राधा कमल मुखर्जी के अकॉर्डिंग। ओके, राधा कमल मुखर्जी ने शहरी सामाजिक समस्या को समग्र दृष्टिकोण में समझाया। राधा कमल मुखर्जी ने शहरी सामाजिक समस्या को ना समग्र दृष्टिकोण से समझाया जिससे सबको समझ आए। उनके अनुसार शहरीकरण एक साथ केवल आर्थिक विकास नहीं होता बल्कि सामाजिक असंतुलन भी बढ़ता है। उनके अकॉर्डिंग ये है कि मतलब शहरीकरण के साथ केवल आर्थिक विकास नहीं होता है ना, मतलब कि बल्कि सामाजिक असंतुलन भी बढ़ता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास संकट, बेरोजगारी, गरीबी और झुग्गी झोंपड़ियों का विस्तार जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर हम तेजी से बढ़ती जनसंख्या को बढ़ाएंगे तो आवास संकट, बेरोजगारी, गरीबी और झुग्गी झोंपड़ियों का विस्तार भी उत्पन्न होगा, ऐसी समस्या हमें उत्पन्न होगी। राइट, उन्होंने बताया कि शहरी जीवन में पारंपरिक सामाजिक संबंध कमज़ोर पड़ जाते हैं जिससे सामाजिक नियंत्रण में कमी आती है और व्यक्तिवाद बढ़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि शहरी जीवन में पारंपरिक सामाजिक संबंध कमज़ोर पड़ते हैं जिससे सामाजिक नियंत्रण में भी कमी आ जाती है और व्यक्तिवाद बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप अपराध, तनाव और सामाजिक विघटन जैसी स्थितियां पैदा होती है। इससे क्या होगा है ना, अगर कि मतलब कि पारंपरिक सामाजिक संबंध कमज़ोर पड़ जाते हैं तो इससे क्या ही होगा, सामाजिक नियंत्रण में कमी आती है और व्यक्तिवाद बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप उनको ये देखने को मिलता है कि मतलब अपराध बढ़ते हैं, तनाव बढ़ता है और सामाजिक विघटन जैसी स्थितियां भी उत्पन्न होती है। फिर है मुखर्जी का दृष्टिकोण मानवीय मूल्यों पर आधारित था। वे मानते थे कि केवल भौतिक विकास से समाधान संभव नहीं है बल्कि सामाजिक नैतिकता, सामुदायिक भावना और संतुलित विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। मुखर्जी का दृष्टिकोण मानवीय मूल्यों मतलब कि उन्होंने ये भी देखा कि मानवीय मूल्य मतलब कि ह्यूमन का मूल्य है ना, मानवीय मूल्यों पर आधारित था। उनका मानना था कि केवल भौतिक विकास से समाधान संभव नहीं है, मतलब है ना, भौतिक विकास से ही मतलब कुछ संभव नहीं है बल्कि सामाजिक नैतिकता, सामुदायिक भावना और संतुलित विकास को भी बढ़ावा देना आवश्यक है। देन हमारा 7th क्वेश्चन आता है, महिला अध्ययन पर लीला दुबे के योगदान को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि महिला अध्ययन पर लीला दुबे ने क्या योगदान दिया उसे हमने इसमें एक्सप्लेन करना है। तो लीला दुबे ने महिला अध्ययन यानी वुमेन स्टडीज़ के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लीला दुबे ने महिला अध्ययन यानी वुमेन स्टडीज़ के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करा है प्ले। उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को लैंगिक असमानता यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी के संदर्भ में समझाने का प्रयास किया। उन्होंने ना भारतीय समाज को ये मतलब कि स्थिति बताने की कोशिश की कि लैंगिक असमानता यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी जैसे करते हैं ना मेल्स एंड फीमेल्स में, इनइक्वालिटी के संदर्भ में समझाने का प्रयास किया उन्होंने। उनका मुख्य ध्यान इस बात पर था कि कैसे परिवार, विवाह और सामाजिक संस्थाएं महिलाओं की भूमिका और स्थिति को निर्धारित करती है। राइट, उन्होंने विशेष रूप से
परिवार और नातेदारी यानी कि किनशिप की संरचना का अध्ययन किया और दिखाया कि यह संरचना पुरुषों को अधिक शक्ति देती है जबकि महिलाओं को अधीनस्थ स्थिति में रखती है। उन्होंने विशेष रूप से ये बताया कि परिवार और नातेदारी यानी कि किनशिप तो आपने पहले पढ़ा भी होगा कि परिवार और नातेदारी की संरचना का अध्ययन किया और दिखाया कि ये संरचना पुरुषों को ही अधिक शक्ति देती है जबकि महिलाओं को अधीनस्थ स्थिति में रखती है, यानी कि महिलाओं को वो अधिक शक्ति नहीं देती, महिलाओं को शक्ति देती ही नहीं बल्कि पुरुषों को ही वो शक्ति देती है। फिर है लीला दुबे ने ये भी बताया कि समाजीकरण की प्रक्रिया में बचपन से ही लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव किया जाता है ना। मैंने बताया ना अभी आपको कि लड़कियों और लड़कों में भेदभाव भी किया जाता है ना, जेंडर इनइक्वालिटी, जिससे असमानता और मजबूत हो जाती है। उनका योगदान इस बात में भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने महिलाओं के अनुभवों और दृष्टिकोण को समझा समाजशास्त्रीय अध्ययन के केंद्र में लाने का प्रयास किया। उनका योगदान इस बात में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने महिलाओं के अनुभवों और दृष्टिकोण को समाजशास्त्रीय अध्ययन केंद्र में लाया, उन्होंने ट्राई करा उसको लाने का। इस प्रकार लीला दुबे ने महिला अध्ययन को एक सशक्त और स्वतंत्र अनुशासन के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार लीला दुबे ने महिला अध्ययन को एक सशक्त और स्वतंत्र अनुशासन के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। मतलब कि लीला दुबे ने बहुत ही ज़्यादा ट्राई करा और उन्होंने करा भी, मतलब कि सही करा उन्होंने, कि मतलब इसी के अकॉर्डिंग ना उन्होंने महिलाओं को भी वो सब कुछ दिलाया जो मतलब फीमेल्स को मिलता था, है ना। मतलब मेल्स को ज़्यादा वैल्यू मिलती थी। फिर उनके मतलब कि उनके इसके महत्वपूर्ण योगदान के बाद ही ना मतलब महिलाओं को इम्पोर्टेंस मिलनी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, है ना। देन हमारा 8th क्वेश्चन है, भारतीय समाज में परंपरा की भूमिका पर डीपी मुखर्जी का दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। मतलब कि भारतीय समाज में परंपरा की भूमिका कैसे पर डीपी मुखर्जी का दृष्टिकोण है ना। डीपी मुखर्जी का दृष्टिकोण कैसे है भारतीय समाज की परंपरा पर, है ना। तो डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज में परंपरा को एक जीवंत और गतिशील तत्व के रूप में देखा। डीपी मुखर्जी ने ना भारतीय समाज परंपरा यानी ट्रेडिशन को एक जीवंत और गतिशील तत्व के रूप में देखा। उनके अनुसार परंपरा केवल अतीत की विरासत नहीं है बल्कि ये वर्तमान सामाजिक जीवन को भी दिशा देती है। उनके अनुसार मतलब कि ट्रेडिशन है जो हमारे परंपरा है वो केवल मतलब कि पास्ट में नहीं, अतीत में विरासत नहीं है बल्कि ये वर्तमान मतलब हमारे आने वाले फ्यूचर में भी मतलब कि डायरेक्शन दिखाते हैं, राइट। फिर मुखर्जी का मानना ये भी था कि भारतीय समाज में परिवर्तन हमेशा परंपरा के साथ संवाद के माध्यम से होता है। उनका मानना ये भी था कि भारतीय समाज में परिवर्तन हमेशा परंपरा के साथ संवाद के माध्यम से ही होता है। यानी नया पूरी तरह पुराने को समाप्त नहीं करता। मतलब कि जो अगर हमारे पास न्यू ट्रेडिशंस आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुराना भूल जाएंगे, ओके, बल्कि परंपरा के साथ समन्वय बनाकर आगे बढ़ता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को भारतीय समाज की विशेषता बताया क्योंकि भारतीय अपनी परंपरा को भूलते ही नहीं है। मतलब कि न्यू भी परंपरा आ जाती है पर वो अपनी पुरानी परंपरा को भी याद रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय परंपरा बहुलतावादी यानी कि प्लूरलिस्टिक है। उन्होंने ये कहा था कि भारतीय परंपरा बहुलतावादी है जिसमें विभिन्न धर्म, संस्कृतियाँ और जीवन शैलियाँ सह अस्तित्व में रहती है ना। मतलब कि भारत में कितने सारे धर्म रहते हैं, कितनी संस्कृतियाँ रहती है, जीवन शैलियाँ, है ना। यही विविधता समाज को स्थायित्व प्रदान करती है। मुखर्जी ने परंपरा और आधुनिकता का विरोधी नहीं बल्कि परस्पर पूरक माना। मुखर्जी ने परंपरा और आधुनिकता को विरोधी नहीं माना, उन्होंने परस्पर पूरक माना, ओके। उनके अनुसार भारतीय समाज में वास्तविक विकास तभी संभव है तब जब आधुनिक मूल्यों को परंपरा के साथ संतुलित रूप में अपनाया जाए। उनके अकॉर्डिंग ना भारतीय समाज में वास्तविक विकास मतलब तभी संभव हो पाता है जब आधुनिक मूल्यों को परंपरा के साथ संतुलित रूप से अपनाया जाए, राइट। देन है हमारा 9th क्वेश्चन, आनंदी कुमार स्वामी के भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतन में योगदान पर चर्चा कीजिए। यानी कि आनंद कुमार स्वामी के भारतीय समाजशास्त्र पर हमने चिंतन में योगदान पर चर्चा करनी है कि उन्होंने कैसे इसमें योगदान किया। तो ये है आनंद कुमार स्वामी भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतन के में एक प्रमुख सांस्कृतिक विचारक के रूप में जाने जाते हैं। आनंद कुमार स्वामी भारतीय समाजशास्त्री के चिंतन में एक मतलब कि इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक विचारक के रूप में माने जाते हैं। उन्हें का मतलब नाम है उसमें। उन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए उसकी परंपरा, धर्म और कला को आधार बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मतलब कि भारतीय समाज को कैसे समझाया जाए उन्होंने ये सोचा। तो उन्होंने ये समझने के लिए उसकी परंपरा, धर्म और कला को आधार के मतलब कला के आधार पर बनाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि भारतीय समाज का वास्तविक स्वरूप उसकी आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत में ही निहित है, राइट। उन्होंने भारतीय कला की व्याख्या करते हुए कहा कि ये केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं बल्कि समाज के जीवन मूल्यों, धर्म और नैतिकता
की अभिव्यक्ति है, राइट। उन्होंने भारतीय कला को मतलब ऐसा कहा कि ये केवल सौंदर्य नहीं है, बल्कि समाज के जीवन मूल्य और धर्म और नैतिकता की अभिव्यक्ति है। उन्होंने पारंपरिक शिल्प और लोक कला को विशेष महत्व दिया, यानी कि अपने अपने कस्टम और ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उन्होंने लोक कला को विशेष महत्व दिया और उन्होंने समाज की आत्मा का प्रतीक माना, राइट। फिर है कुमारस्वामी ने पाश्चात्य भौतिकवादी दृष्टिकोण की आलोचना की और भारतीय परंपरा की श्रेष्ठता को रेखांकित किया। कुमारस्वामी ने पाश्चात्य भौतिकवादी मतलब कि उन्होंने पाश्चात्य भौतिकवादी से देखा कि आलोचना की और भारतीय परंपरा की श्रेष्ठता को रेखांकित किया, कि मतलब भारतीय परंपरा को ही इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। उनके विचारों ने भारतीय समाज को अपनी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर समझने की दिशा प्रदान की और समाजशास्त्रीय चिंतन को समृद्ध किया, राइट। देन है हमारा 10th क्वेश्चन, भारत में समाज शास्त्रीय परंपराओं की विचारधारा के सामाजिक एवं बौद्धिक पूर्ववृत्त की व्याख्या कीजिए। यानी कि भारत में समाज शास्त्रीय परंपराओं की विचारधाराओं को हमने सामाजिक एवं बौद्धिक पूर्ववृत्त की व्याख्या के करनी है, राइट। फिर है भारत में समाज शास्त्रीय परंपराओं की विचारधाराओं के सामाजिक एवं बौद्धिक पूर्ववृत्त का संबंध उन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैचारिक आधारों से है जिनसे भारतीय समाजशास्त्र का विकास हुआ। मतलब कि भारत में समाजशास्त्रीय परंपराएं जो उनकी विचारधारा सामाजिक एवं वैदिक पूर्ववृत्त का संबंध उन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक यानी कि उन पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विचारधाराओं से है जिनसे भारतीय समाजशास्त्र का विकास हुआ था, ओके। प्राचीन काल में वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्रों ने सामाजिक जीवन को दिशा दी तथा व्यवस्था और सामुदायिक संगठन ने समाज की संरचना को निर्धारित करा। मतलब कि प्राचीन काल में यानी हिस्ट्री में वेद उपनिषद होते थे ना, वेद उपनिषद और धर्मशास्त्रों ने सामाजिक जीवन को दिशा दी, उन्होंने उन्हें डायरेक्शन दिखाई। और कास्ट व्यवस्था यानी कि जाति व्यवस्था और सामुदायिक संगठन के सामाजिक की संरचना को भी निर्धारित उन्होंने किया। मध्यकाल में भक्ति और सूफी आंदोलनों ने समानता, मानवता और सामाजिक समरसता के विचारों को मजबूत किया, जिससे समाज में नई चेतना का विकास हुआ, ओके। मतलब कि इसका मतलब है मध्यकाल में है ना भक्ति और सूफी आंदोलनों ने समानता, मानवता और सामाजिक समरसता यानी कि इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी को विचारों को मजबूत किया। इन सबको उन्होंने मजबूत किया जिससे समाज में मतलब कि एक नई कला का विकास हुआ, राइट। आधुनिक काल में औपनिवेशिक शासक के प्रभाव से पश्चिमी शिक्षा, विज्ञान और तर्कशीलता का प्रसार हुआ। मतलब कि आधुनिक काल में ना औपनिवेशिक शासन के प्रभाव से पश्चिमी शिक्षा यानी कि विज्ञान और तर्कशीलता का भी प्रसार हुआ, जिससे एक नए बौद्धिक वर्ग का उदय हुआ, ओके। इससे वर्ग ने समाज सुधार आंदोलनों को जन्म दिया और सामाजिक कुरीतियों पर प्रश्न उठाए। इस वर्ग ने है ना जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इस वर्ग ने समाज सुधार आंदोलनों को जन्म दिया जिससे समाज सुधरता है और सामाजिक कुरीतियों पर प्रश्न उठाए। राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद और गांधी जैसे विचारकों ने भारतीय समाज को नई दिशा दी। अब आप लोगों को पता ही होगा, राजा राम मोहन रॉय और विवेकानंद और गांधी जैसे विचारकों यानी कि ऐसे ऐसे विधायकों की वजह से भारतीय समाज को एक नई डायरेक्शन मिली। इन लोगों की वजह से आज हम इंडिपेंडेंट हो सके है ना। इन लोगों की वजह से हम अपने ट्रेडिशन कल्चर को दिखा पा रहे हैं। इन सभी सामाजिक एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं के संयुक्त प्रभाव से भारत में समाजशास्त्रीय परंपराओं का विकास हुआ, राइट। इन सभी सामाजिक एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं के उससे ही ना मतलब उनके प्रभाव से भारत में समाजशास्त्रीय परंपराओं का विकास हुआ, ओके। देन हमारा आता है 11th क्वेश्चन, वनों पर राधा कमल मुखर्जी के दृष्टिकोण को उजागर कीजिए। राधा कमल मुखर्जी के दृष्टिकोण से हमने पेड़ों पर यानी वनों पर दृष्टिकोण को उजागर करना है, ओके। मतलब कि राधा कमल मुखर्जी ने वनों को केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि सामाजिक और पारिस्थितिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना। राधा कमल मुखर्जी ने बताया कि वनों को केवल प्राकृतिक संसाधन से नहीं, मतलब उनको ऐसे नहीं देखना कि ये नेचर है, बल्कि सामाजिक और पारिस्थितिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानना है उसे, कि वो हमारा ही पार्ट है। उनके अनुसार वन मानव समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार मतलब जो पेड़ है ना वो मानव समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए तो पेड़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है इसका तो, कि बीच संतुलन बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, ओके। वन ग्रामीण जीवन विशेषकर आदिवासी समुदाय के लिए आजीविका, सांस्कृतिक और परंपरा का आधार होते हैं, है ना। ग्रामीण जीवन मतलब कि जो खेती बाड़ी वगैरह करते हैं ना, मतलब किसान, उन लोगों के लिए तो मतलब ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब कि वन वगैरह, विशेषकर जो आदिवासी लोग होते हैं वो लोग भी जंगल में रहते हैं, तो उनके लिए भी पेड़ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए परंपरा का आधार होते हैं ये, है ना।
फिर है, मुखर्जी का मानना था कि अंधाधुंध औद्योगिकरण और वनों की कटाई से पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बोला है। मुखर्जी का मानना ये था कि अंधाधुंध औद्योगिकरण है ना, ज़्यादा ही अगर कुछ हम लोग अपनी सिटी को चेंज करने लग जाएँगे तो हम कट करेंगे ना, पेड़ों को तो काटेंगे ही ना, उससे तो हमारा एनवायरनमेंट ही खराब होगा ना, पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न होता है। ये बिल्कुल सही बात बोली है उन्होंने, जिससे जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का कटाव और जैव विविधता का ह्रास जैसी समस्याएँ बढ़ती हैं। बिल्कुल सही बोला है। जब हम पेड़ अपने कट करेंगे तो इससे जलवायु परिवर्तन होगा ना, हमें मतलब कि पानी भी नहीं मिल पाएगा, मिट्टी का कटाव और जैव विविधता का भी ह्रास जैसी समस्याएँ बढ़ती हैं। और अगर हम पेड़ कट करेंगे तो हमें साँस भी कहाँ से आएगी, है ना? ऑक्सीजन भी थोड़ी ना मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें ग्रीनरी से ही मिलती है ना, पेड़ों से मिलती है। और अगर हम सिटी के मतलब डेवलपमेंट के लिए हम लोग पेड़ ही काटेंगे तो हम लोग कहाँ से लेंगे ऑक्सीजन? उन्होंने संतुलित विकास की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी सुरक्षित रहे। उन्होंने संतुलित विकास की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए ये कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग यानी कि मतलब पेड़ नहीं मतलब काटो, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं काटने, मतलब काटो भी क्यों? नहीं काटने हमने पेड़। मतलब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए, मतलब कि नेचर का प्रयोग ही इस प्रकार होना चाहिए कि हमारा आने वाली पीढ़ियाँ भी सुरक्षित रहे। मतलब हमारा इन फ्यूचर हम भी सुरक्षित रहे और हमारे आने वाली जनरेशन भी सुरक्षित रहे। ओके, राइट। देन हमारा 12th क्वेश्चन है, भारत में शहरीकरण औद्योगिक विकास का एकमात्र परिणाम नहीं है। घुरिए के दृष्टिकोण से संदर्भ में चर्चा कर कीजिए। घुरिए के दृष्टिकोण से हमने ये चर्चा करनी है कि भारत में शहरीकरण औद्योगिक विकास का एकमात्र परिणाम नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, तो हमने इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो ये है, जीएस घुरिए के अनुसार भारत में शहरीकरण को केवल औद्योगिक विकास का परिणाम मानना उचित नहीं है। जीएस घुरिए के अकॉर्डिंग ना, भारत में शहरीकरण को केवल औद्योगिक विकास का परिणाम मानना सही नहीं है। उनका मानना ये था कि भारत के नगरों का विकास उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों से हुआ है। प्राचीन और मध्यकाल में भी कई नगर धार्मिक, प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे, जो औद्योगिकरण से पहले ही अस्तित्व में थे, राइट। देन है, घुरिए ने बताया कि भारत में तीर्थ स्थल, राजधानियां और व्यापारिक केंद्र शहरीकरण के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। घुरिए ने यह भी बताया कि भारत में तीर्थ स्थल, राजधानियां और व्यापारिक केंद्र शहरीकरण के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। जैसे धार्मिक नगर लोगों को आकर्षित करते हैं ना, वही प्रशासनिक केंद्र शासन व्यवस्था के कारण विकसित होते हैं। जैसे ही मतलब कि धार्मिक स्थल होते हैं ना, जो वो नगर के लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे लोग जाते हैं, वही प्रशासनिक केंद्र भी मतलब कि प्रशासन को अपनी तरफ को खींचते हैं। इसके अलावा शिक्षा, परिवहन और संचार के विकास ने भी शहरीकरण को गति दी। ओके। देन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारतीय समाज की संरचना, विशेषकर जाति व्यवस्था और पारिवारिक संबंध, शहरी जीवन को भी प्रभावित करते गए। उन्होंने ये भी बताया कि मतलब जैसे भारतीय समाज की संरचना, विशेषकर जाति व्यवस्था और पारिवारिक संबंध शहरी जीवन को प्रभावित करती है ना, तो क्यों करती है, कैसे करती है? ठीक है। इस प्रकार घुरिए के अनुसार भारत में शहरीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसी के अकॉर्डिंग मतलब घुरिए के अनुसार भारत में शहरीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, राइट, जो केवल औद्योगिकरण तक सीमित नहीं है। तो मैं तो आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी कि आप लोग हमसे ना नोट परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि नोट्स अगर आपके पास होंगे तो जब आपका मन करेगा आप उन्हें पढ़ सकते हैं, है ना? तो उनसे आपको ही फ़ायदा होगा। तो अगर आप लोगों को हमसे नोट्स चाहिए है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज कीजिएगा, हम लोग आपको नोट्स परचेज़ करवाएँगे, वो भी बिल्कुल ही जेन्युइन प्राइस में। हमने बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में हम लोग आप लोग को नोट प्रोवाइड करेंगे। ओके। देन हमारा 13th क्वेश्चन आ जाता है, जाति प्रधार के भीतर गतिशीलता पर श्रीनिवास के विचार पर व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमने ना जाति प्रधार के भीतर गतिशीलता की व्याख्या करनी है श्रीनिवास के अकॉर्डिंग, है ना, उनके विचार क्या थे इस पर। ठीक है। तो एम श्रीनिवास के अकॉर्डिंग जाति प्रथा को पूरी तरह स्थिर व्यवस्था नहीं माना जा सकता। उनके अकॉर्डिंग इसको पूरी तरह से स्थिर व्यवस्था नहीं माना जाता है, बल्कि इसके भीतर भी गतिशील पाई जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारतीय समाज में कई जातियां समय के साथ अपनी सामाजिक स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये स्पष्ट करा है, एक्सप्लेन करा है कि भारतीय समाज में कई जातियां समय के साथ अपनी सामाजिक
स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही है। ओके, ये परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे और सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। ये परिवर्तन जो होता है ना, ये बिल्कुल धीरे धीरे होता है, मतलब कि फास्ट नहीं होता, और सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही होता है। ओके, तो देन है श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा देकर बताया कि निम्न जातियां उच्च जातियों को जीवन शैली, रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करती है। श्रीनिवास ने यह भी बताया कि संस्कृतिकरण की अवधारणा को देकर बताया कि निम्न जातियां, है ना, जो बीच की जातियां हैं, उच्च जातियों की जीवन शैली, यानी जो अपर कास्ट के लोग हैं, रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी कि अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग अपनी धार्मिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करती है। इसके अलावा शिक्षा, नागरीकरण और नए आर्थिक अवसरों के कारण भी जातियों के बीच दूरी कुछ हद तक कम हो जाती है। राइट, फिर भी उन्होंने माना कि यह गतिशीलता सीमित होती है क्योंकि जाति व्यवस्था की मूल संरचना बनी रहती है। इस प्रकार उनके विचारों को स्पष्ट होता है इसी प्रकार उनके विचारों से स्पष्ट होता है कि जाति प्रथा में परिवर्तन संभव है। मतलब कि जाति प्रथा में परिवर्तन हो सकता है, वो जाति वाला सिस्टम खत्म हो सकता है, लेकिन यह क्रमिक और आंशिक होता है। राइट, देन हमारा 14th क्वेश्चन, एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र पर रामकृष्ण मुखर्जी के दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। मतलब कि एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र पर हमने चर्चा करनी है रामकृष्ण मुखर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके दृष्टिकोण से कि उनका क्या मानना था। तो रामकृष्ण मुखर्जी ने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने पर बल दिया। रामकृष्ण मुखर्जी ने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया कि एक वैज्ञानिक अनुशासन के अकॉर्डिंग ही इसको स्थापित करेंगे। उनके अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन केवल दार्शनिक या सैद्धांतिक ना होकर अनुभवजन्य, यानी कि एम्पिरिकल और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग ना समाजशास्त्र का अध्ययन जो है वो केवल दार्शनिक या सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुभवजन्य और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में आंकड़े, सर्वेक्षण और तुलनात्मक विधि के उपयोग को आवश्यक माना। उन्होंने मतलब कि ये इम्पोर्टेंट माना कि मतलब कि सामाजिक अध्ययन करने के लिए ना आंकड़ों और सर्वेक्षण और तुलनात्मक विधि का उपयोग करना ज़रूरी है। राइट, फिर मुखर्जी का मानना ये था कि समाजशास्त्र में भी अन्य विज्ञानों की तरह नियमबद्धता, यानी कि रेगुलरिटी और कारण कार्य संबंध, यानी कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप खोजे जा सकते हैं। उनका ये मानना था कि समाजशास्त्र में भी अन्य वैज्ञानिकों की तरह ही, जैसे और वैज्ञानिक समझते हैं, नियमबद्धता यानी कि रेगुलरिटी और कारण और कार्य संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप खोजे जा सकते हैं। इसलिए सामाजिक तथ्यों का निष्पक्ष या व्यवस्था विश्लेषण करना ज़रूरी है। ओके, देन उन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन में भी वैज्ञानिक पद्धति अपनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने भारतीय समाज में ना अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति अपनाने पर कि उस पर भी जोर दिया कि हम उनके पास वैज्ञानिक पद्धतियाँ है, और ग्रामीण समाज, वर्ग संरचना तथा सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया। ग्रामीण समाज में ना उन्होंने वर्ग संरचना तथा सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया। रामकृष्ण मुखर्जी ने समाजशास्त्र को एक वस्तुनिष्ठ और प्रमाण आधारित विज्ञान के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो आज समाजशास्त्र को एक समाजशास्त्र है वो एक वस्तुनिष्ठ और प्रमाण आधारित विज्ञान के रूप में है। क्यों है? क्योंकि रामकृष्ण मुखर्जी ने उसका मतलब अपना योगदान दिया इसको विकसित करने में। ओके, राइट, तो है 15th हमारा क्वेश्चन है, लीला दुबे ने किस प्रकार लिंग पहचान का आशय बीज और मिट्टी के उपमान द्वारा उजागर किया। तो इसमें है कि लीला दुबे ने मतलब कि कैसे लिंग पहचान को आशय और बीज और मिट्टी के उपमान द्वारा उजागर किया। ठीक है, हमने ये डिस्कस करना है इसमें। तो लीला दुबे ने लिंग पहचान यानी कि जेंडर आइडेंटिटी को समझाने के लिए बीज और मिट्टी का अत्यंत प्रभावशाली उपमान दिया है ना। मतलब कि उन्होंने बीज और मिट्टी के एग्जाम्पल से उन्होंने जेंडर आइडेंटिटी करानी सिखाई। उनके अनुसार जैविक लिंग बीज की तरह जो जन्म के साथ बीज की तरह होता है, जन्म के साथ निर्धारित है ना। जैविक लिंग बीज की तरह जो जन्म के साथ निर्धारित होता है, जबकि लिंग पहचान यानी कि जेंडर मिट्टी की तरह है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक परिवेश में निर्मित होती है। ओके, तो लीला दुबे ने इस प्रकार दी कि जैसे मतलब कि जैविक लिंग है जो वो बीज की तरह है, उन्होंने है ना, उन्होंने जैविक लिंग को बीज का एग्जाम्पल दिया कि बीज एक जैविक लिंग है जो जन्म के साथ ही निर्धारित होता है। जन्म के साथ ही उसके बारे में मतलब कि जैसे हमारा जन्म हो जाता है तो हमारी मतलब कि पूरी लाइफ का सब कुछ पहले ही राइट होता है ना। जबकि लिंग पहचान
यानी कि जेंडर मिट्टी की तरह है ना, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक परिवेश में निर्मित होता है। देन इन्होंने बोला कि इस उपमान के माध्यम से वे बताती है कि केवल बीज यानी कि जैविक लिंग से किसी व्यक्ति का पूर्ण विकास तय नहीं होता। इस उपमान के माध्यम से वो ये भी बताती है कि केवल बीज यानी कि जैविक लिंग में किसी व्यक्ति का पूरा विकास तय नहीं होता, बल्कि मिट्टी यानी कि समाज की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, जिसके अकॉर्डिंग मतलब कि जैसे समाज हमारे साथ बिहेव करेगा हम भी वैसे ही करेंगे। तो मतलब कि मिट्टी यानी कि समाज की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। समाज को भी हमारे सपोर्ट करना पड़ता है। समाज बच्चों को बचपन से ही अलग-अलग भूमिकाएँ, व्यवहार और अपेक्षाएँ सिखाता है। जैसे लड़कों को मतलब कि हम लोग छोटे होते ही सब कुछ सीख जाते हैं ना, अलग-अलग भूमिकाएँ हम मतलब कि कैसे हमने किसी के साथ पेश आना है, क्या है ना, कैसे अपेक्षाएँ करनी है, वो सब सिखाता है हमें। जैसे लड़कों को मज़बूत और स्वतंत्र बनाता है और लड़कियों को कोमल और आज्ञाकारी बनाता है ना? आप लोगों के भी होता होगा। अब तो ज़्यादा नहीं होता है, बट पहले के टाइम में ये चीज़ें बहुत होती थी कि जैसे लड़कों को बोलते थे कि तू मज़बूत है ना? कि तू रो नहीं सकता ऐसा-वैसा, और लड़की को बोलते थे कि तू तो घर का काम करेगी, लड़का है तो घर का काम नहीं करेगा, तू घर का काम करेगी क्योंकि तू कोमल है ना? और लड़की रोने लग जाती है जल्दी, है ना? मतलब लड़की भी खुद को ऐसे सोचती थी। तो है लीला दुबे स्पष्ट करती है कि लिंग पहचान कोई जन्मजात स्थिर तथ्य नहीं है। जो लीला दुबे है वो स्पष्ट करती है कि लिंग पहचान कोई जन्मजात से ही नहीं सबको सिखा के आता, कुछ स्थिर तथ्य नहीं होता, बल्कि ये सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। मतलब जैसे सोसाइटी जो करती है उसी को देखकर भी मतलब कि लिंग पहचान यानी कि उसी को देखकर सब लोग सीखते हैं। अगर एक लड़का लड़की है तो मतलब लड़का जब देखेगा सोसाइटी में कि मतलब कि लड़कों को ऐसे मजबूत बनाया जा रहा है, और लड़की जब देखेगी कि ऐसा बनाया जा रहा है, तो लड़का लड़की तो सामने वाले को देख कर ही होंगे ना, कि जैसे और लड़कियां रहती है वैसी लड़की रहेगी, और जैसे और लड़के रहते हैं वैसे लड़का रहेगा, है ना। तो बीज और मिट्टी का ये उपमान जैविक और सामाजिक कारकों को संबंध को सरल ढंग से समझाता है। उन्होंने बीज और मिट्टी से ही उन्होंने जेंडर इक्वलिटी सब कुछ समझा दी, राइट। देन हमारा 16th क्वेश्चन है, एन के बॉस के भारतीय समाज के सभ्यतावादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। भारतीय समाज के सभ्यतावादी की हमने व्याख्या करनी है एन के बॉस के अकॉर्डिंग, है ना। तो एन के बॉस ने भारतीय समाज को समझाने के लिए सभ्यतावादी दृष्टिकोण एन के बॉस ने भारतीय समाज को समझाने के लिए सभ्यतावादी दृष्टिकोण यानी कि सिविलाइजेशनल अप्रोच प्रस्तुत किया। उन्होंने सिविलाइजेशनल अप्रोच प्रस्तुत किया। उनके अनुसार भारतीय समाज को केवल वर्तमान सामाजिक संरचनाओं या तथ्यों से नहीं समझाया जा सकता, बल्कि इसे उसकी दीर्घकालीन सांस्कृतिक परंपराओं और सभ्यता के संदर्भ में देखना आवश्यक है। उनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि मतलब भारतीय समाज केवल वर्तमान मतलब कि पहले के ट्रेडिशन की संरचना और संस्थाओं से नहीं समझ जा सकता ना भारतीय समाज को, बल्कि इसे दीर्घकालीन सांस्कृतिक परंपराओं और सभ्यता के संदर्भ में देखना आवश्यक होगा, तभी समझेंगे ना। बॉस का मानना था कि भारतीय समाज की मूल विशेषता उसकी निरंतरता। उनका मानना था कि इसकी मूल विशेषता है उसकी निरंतरता, यानी कि कंटिन्यूटी है उसकी, और एकता में विविधता यानी कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, है ना, कंटिन्यूटी एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। उन्होंने दिखाया कि भारत में विभिन्न जातियां, भाषाएं और धर्म होते हुए भी एक साझी सांस्कृतिक धारा विद्यमान है। उन्होंने ये दिखाया कि भारत में अलग अलग जातियां होते हुए भी, भाषाएं होते हुए भी, धर्म होते हुए भी एक साझी सांस्कृतिक धारा विद्यमान है, जो प्राचीन काल से आधुनिक समय तक चली आ रही है ना। मतलब कि अलग अलग कास्ट होते हुए, अलग अलग लैंग्वेजेस होते हुए, अलग अलग हमारा धर्म होते हुए, जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, एक साझी सांस्कृतिक धारा विद्यमान की है, क्योंकि सब साथ रहते हैं तो वो मतलब हो जाती है। तो प्राचीन काल से आधुनिक समय तक जो चली आ रही है अभी तक, है ना। पहले भी ऐसे रहते थे, अभी भी सब साथ रहते हैं, राइट। देन उन्हें विशेष रूप से हिंदू सभ्यता को भारतीय समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण माना। उन्होंने विशेष रूप से हिंदू सभ्यता को भारतीय समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण माना। उन्होंने माना कि भारतीय समाज में जो निर्माण हुआ है वो हिंदू सभ्यता की वजह से हुआ है, लेकिन ये भी स्वीकार किया कि इसमें अन्य संस्कृतियाँ जैसे इस्लामी और पाश्चात्य प्रभाव का भी समावेश हुआ है ना। ये मैंने अभी आपको बताया, जैसे इस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे इस्लामी और पाश्चात्य प्रभाव का भी समावेश हुआ है। तो है बोस के अनुसार भारतीय समाज में परिवर्तन धीरे धीरे और समन्वय के माध्यम से होता है। बॉस के अनुसार जो भारतीय समाज में चेंजेस आते हैं ना, वो स्लो ही होते हैं ना, एकदम से तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो धीरे धीरे ही बदलाव आते हैं, समन्वय के माध्यम से होता है, ना कि अचानक क्रांति के रूप में, कि ऐसे नहीं कि लड़ाई करके हम अपनी बात मनवाए। धीरे धीरे ही सब कुछ मनवा जाता है। इस प्रकार उनका सभ्यतावादी दृष्टिकोण भारतीय समाज की ऐतिहासिक गहराई
सांस्कृतिक निरंतरता और साम्यवादी प्रकृति क्या ऐतिहासिक गहराई सांस्कृतिक निरंतरता और साम्यवादी प्रकृति को समझाने पर बल देता है। राइट। देन हमारा 17th क्वेश्चन है। यार बच्चों, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ना अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जाना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके। देन हमारा 17th क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान सुधार आंदोलनों की चर्चा कीजिए। मतलब कि औपनिवेशिक काल के अकॉर्डिंग हमने सुधार आंदोलनों की चर्चा करनी है। ओके। औपनिवेशिक काल में भारत में कई सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। यानी कि औपनिवेशिक काल में भारत में मतलब कि बहुत सारे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए जिससे भारत में सुधार आए, जिनका उद्देश्य ये था कि कुरीतियों को दूर करना था। उनका उद्देश्य ये था कि मतलब कि जो कुरीतियाँ हैं उन सबको दूर करना है, क्योंकि कुरीतियाँ हमारे देश में नहीं रखती हमने। उनका ये मानना था। ब्राह्मण समाज यानी कि संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, वो ब्राह्मण समाज से थे, ने सती प्रथा और अंधविश्वासों का विरोध किया, है ना। संस्थापक राजा राम मोहन रॉय ने, जो ब्राह्मण समाज से थे, उन्होंने सती प्रथा का अंधविश्वास का विरोध किया। सती प्रथा आप लोगों को पता होगा, जैसे मतलब कि अगर अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड मर जाता था तो वाइफ को भी उसी के साथ जला दिया जाता था, वाइफ को भी उसी के साथ ख़त्म कर दिया जाता था। उससे सती प्रथा कहा गया है। उन्होंने उस ऐसे वो अंधविश्वासी तो था ना एक, ऐसे कौन करता है, अंधविश्वासी है वो। उन चीज़ों का विरोध किया। आर्य समाज यानी कि संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, ने वेदों की ओर लौटने से और सामाजिक सुधार पर बल दिया। राइट। देन इसी प्रकार अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, जबकि रामकृष्ण मिशन यानी कि संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे, वो ने समाज सेवा और आध्यात्मिकता पर जोर दिया। राइट। देन हमारा इन आंदोलनों ने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, जाति सुधार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया और भारतीय समाज में जागरूकता लाई। इन आंदोलन से ही महिला शिक्षा यानी कि जो फीमेल्स है वो शिक्षा गेन कर पाई। विधवा पुनर्विवाह, है ना, मतलब कि अगर विधवा हो जाती थी तो वो पुनर्विवाह नहीं कर पाती थी, पर अब वो कर पाती है ना। और जाति सुधार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, मतलब कि माइंडसेट भी चेंज करा उन लोगों ने। उस चीज़ों से उन लोगों ने हमारे समाज में जागरूकता लाई। ओके। देन हमारा 18th क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के बीच संबंध का परीक्षण कीजिए। भारतीय संदर्भ में हमने समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान को संबंध का परीक्षण करना है कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है। ओके। देन है, भारतीय संदर्भ में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र का गहरा संबंध है। मतलब कि इन दोनों का बहुत डीप रिलेशन है। दोनों ही मानव समाज यानी कि दोनों ही सोशल उससे माने जाते हैं। दोनों ही मतलब कि मानव की स्टडीज़ है, संस्कृति और सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। शुरुआत में सामाजिक मानव शास्त्र जनजातीय और ग्रामीण समाजों पर केंद्रित थे। जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी ना, तो ये सब सामाजिक मानव शास्त्र जनजातीय और ग्रामीण समाजों पर केंद्रित रहते थे, जबकि समाज शास्त्र शहरी समाज और शहरी समाज का अध्ययन करता था। लेकिन समय के साथ ये अंतर कम हो गया। ओके। राइट। देन है, आज दोनों विषय एक दूसरे के पूरक है और मिलकर भारतीय समाज जैसे, मतलब कि आज दोनों विषय है ना जो ये दोनों आज मिले हुए हैं और भारतीय समाज जैसे जाति, परिवार और धर्म को समझाने में मदद करते हैं। आज यही दोनों विषय मिलकर हमें कास्ट पर फैमिली और हमें रिलीजन को समझाने में मदद करता है। राइट। देन हमारा 19th क्वेश्चन है, राधा कमल मुखर्जी के समाजशास्त्रीय विमर्श के केंद्रीय विचारों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमने राधा कमल मुखर्जी के द्वारा जो समाजशास्त्रीय विमर्श के केंद्रीय की उन्होंने विचारों दिए थे उनके अकॉर्डिंग, उसकी व्याख्या करनी है। तो राधा कमल मुखर्जी के समाजशास्त्रीय विमर्श के केंद्र में मूल्य यानी कि वैल्यू, सामाजिक परिस्थितिकृति और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रमुख है। राधा कमल मुखर्जी के अकॉर्डिंग ना समाजशास्त्रीय विमर्श के केंद्र में जो मूल्य है यानी कि वैल्यूज़ है वो सामाजिक परिस्थिति और मानवतावादी दृष्टिकोण में प्रमुख है। उन्होंने समाज को केवल संरचनात्मक नहीं बल्कि मूल्य आधारित पर व्यवस्था माना। उन्होंने समाज को केवल संरचनात्मक नहीं माना बल्कि उन्होंने वैल्यू यानी कि मूल्य आधारित व्यवस्था माना, जहाँ नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य सामाजिक जीवन को दिशा देते हैं। ओके। देन उन्होंने सामाजिक पारिस्थितिकी यानी कि सोशल इकोलॉजी, उन्होंने सामाजिक पारिस्थितिकी पर जोर दिया जिसमें मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच संबंध को महत्वपूर्ण माना गया। तो सोशल इकोलॉजी पर जोर दिया उन्होंने कि जिसके अंदर मनुष्य और
उसके पर्यावरण यानी मनुष्य और उसके इन्वायरमेंट जहाँ वो रहता है उसका इन्वायरमेंट के बीच संबंध को महत्वपूर्ण माना गया। उनके अनुसार समाज, प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, उनके अनुसार ये है कि मतलब समाज और प्रकृति दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और संस्कृति भी। तो राधा कमल मुखर्जी का दृष्टिकोण समन्वयवादी यानी कि इंटीग्रेटिव था। राधा कमल मुखर्जी का दृष्टिकोण क्या था? समन्वयवादी, इंटीग्रेटिव था। वो ये मानते थे कि समाज के विभिन्न अंग थे जो यानी कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आपस में संतुलन बनाकर चलते हैं। राइट। देन उनके विचारों का केंद्र मानव कल्याण, नैतिक मूल्य और संतुलित सामाजिक विकास है। उनके विचारों का जो केंद्र है ना वो मानव कल्याण है, नैतिक मूल्य है और संतुलित सामाजिक विकास है, जो समाज को समग्र रूप में समझाने में सहायता करता है। ठीक है, इन केंद्रों से ही हम लोग समाज को पूरे रूप से मतलब समझाने में सहायता करता है वो हमें ये। ठीक है, देन हमारा 20th क्वेश्चन है, आदिवासियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता पर वी एलियन के विचारों की चर्चा कीजिए। यानी कि वी एविलियन के जो विचार थे आदिवासियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता पर, हमें उस पर चर्चा करनी है। तो यहाँ पर है, वेरियन एल्विन ने आदिवासियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता पर विशेष बल दिया। उन्होंने आदिवासियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। उनके अनुसार आदिवासी समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली होती है। उनके अकॉर्डिंग ये था कि आदिवासी अलग तरीके से रहते हैं, उनकी अलग परंपराएं होती हैं, उनकी अलग जीवन रहने की मतलब कि उनके अलग रहने का सारा ढंग होता है, जिससे बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जाना चाहिए, है ना। तो एल्विन ने आइसोलेशन यानी कि आइसोलेशन या अलगाव की नीति का समर्थन किया। एल्विन ने आइसोलेशन का समर्थन किया, जिसमें आदिवासियों को मुख्य धारा के समाज से अधिक हस्तक्षेप के बिना अपने तरीके से विकसित होने दिया जाए, है ना। उनका मानना था कि जबरन आधुनिकीकरण से आदिवासी संस्कृति को नुकसान पहुंचता है। उनका ये मानना था कि अगर हम जबरन आधुनिकीकरण करेंगे तो उससे आदिवासियों को भी नुकसान होगा ना, जिसमें आदिवासियों को अच्छा नहीं रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि एल्विन ने आइसोलेशन का समर्थन किया कि जिससे आदिवासियों को समाज से अधिक हस्तक्षेप के बिना अपने तरीके से उनको विकसित होने दिया जाए, अपने तरीके से वो अपनी मतलब कि ट्रेडिशंस, परंपराएं सब कुछ कर सकें, अपने ढंग से वो रह सकें। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों के विकास के लिए ऐसी नीतियाँ अपनानी चाहिए जो उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक संरचनाओं को सम्मान करे। उन्होंने ये भी कहा था कि मतलब जो आदिवासी है ना, आदिवासी के विकास के लिए मतलब कि ऐसी नीतियाँ हमें बनानी चाहिए, अपनानी चाहिए जो उनकी ट्रेडिशन, कल्चर है ना, उनके रीति रिवाज और सामाजिक संरचना को सम्मान करे, है ना। मतलब ऐसे ना, मतलब जो आदिवासी का ट्रेडिशन है, कल्चर है ना, हमें उसका भी मतलब सम्मान करना चाहिए। फिर है, एल्विन के विचार आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने इसी पर ज़्यादा जोर दिया था कि आदिवासियों को मतलब आदिवासियों की खुद की भी पहचान हो, है ना, तो ना कि उन्हें पूरी तरह मुख्यधारा में विलीन करने पर। तो उनके मतलब उनके इसी चीज़ से आदिवासी में आज आज लोग आदिवासियों को जानते हैं, उनके कल्चर को जानते हैं, उनकी ट्रेडिशंस को जानते हैं। देन हमारा 21 क्वेश्चन है, भारत में नातेदारी व्यवस्था पर कर्वे के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। नातेदारी यानी किनशिप। भारत में हमें नातेदारी व्यवस्था पर कर्वे के दृष्टिकोण से हमें एक्सप्लेन करना है नातेदारी को, किनशिप को। ओके, सो ये है, इरावती कर्वे ने भारत की नातेदारी व्यवस्था यानी कि किनशिप सिस्टम को सांस्कृतिक विविधता के आधार पर समझाया। इरावती कर्वे ने किनशिप को सांस्कृतिक विविधता के आधार पर समझाया। उन्होंने दिखाया कि भारत में नातेदारी एक समान नहीं है ना, किनशिप इक्वल नहीं है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में पाई जाती है। मतलब अलग अलग जगह में इसे डिफरेंट तरीके से हम देखते हैं। किसको देखते हैं? किनशिप सिस्टम को। कर्वे ने भारत को मुख्यतः 4 नातेदारी क्षेत्रों मतलब कि कर्वे ने इसे अलग अलग उसमें विभाजित किया। मुख्यतः 4 नातेदारी में उसे हम मतलब कर्वे ने विभाजित किया। पहला है उत्तर, दक्षिण, मध्य और पूर्व। ओके, तो उत्तर भारत में जो है पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय व्यवस्था प्रमुख है। जो उत्तर भारत में है ना वो है पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय व्यवस्था है जो मुख्य है। जबकि दक्षिण भारत में क्रॉस कजिन विवाह, क्या है? क्रॉस कजिन विवाह जैसी विशेषताएं मिलती है। उन्होंने ये भी बताया कि नातेदारी केवल रिश्तों का जाल नहीं
बल्कि सामाजिक नियमों और विवाह संबंधों और परिवारों संरचना से जुड़ी होती है। उन्होंने ये बताया बच्चों की नातेदारी जो है ना, वो केवल मतलब कि रिलेशंस का जाल नहीं है, रिश्तों का जाल नहीं है, वो ये सामाजिक नियमों, विवाह संबंधों और परिवार संरचना से जुड़ी होती है। कर्वे का दृष्टिकोण भारत की नातेदारी को क्षेत्रीय विविधता और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर समझाने पर केंद्रित है। राइट। देन हमारा 22 क्वेश्चन है, भारत में जाति व्यवस्था पर एन के बोस के दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। एन के बोस के क्या इसके दृष्टिकोण थे भारत की जाति व्यवस्था पर, हमने ये डिस्कस करना है। तो एन के बोस ने भारत की जाति व्यवस्था को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को से समझाया। जो एन के बोस थे ना, उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम को उन्होंने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझाया। उनके अनुसार जो जाति व्यवस्था है वो केवल सामाजिक विभाजन नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है विशेषता? कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। ओके। देन उन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था में निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी और अनुकूलन यानी एडेप्टेशन भी क्षमता होती है। उन्होंने ये भी बताया कि मतलब कास्ट सिस्टम ने कंटिन्यूटी एंड एडेप्टेशन की क्षमता होती है, जिसके कारण ये समय के साथ बदलते हुए बनी रहती है। ओके। देन बॉस के अनुसार विभिन्न जातियां एक दूसरे पर आर्थिक और सामाजिक रूप से निर्भर होती हैं। बॉस के अकॉर्डिंग जो अलग अलग जातियां हैं ना, वो एक दूसरे पर निर्धारित होती है, मतलब ये निर्भर होती है एक दूसरे पर, जिससे समाज में एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। जब हम एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो एक संतुलन बना रहता है। उनका दृष्टिकोण जाति व्यवस्था को स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील और समन्वयकारी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना था। उनका दृष्टिकोण ये था कि जो जो हमारी कास्ट सिस्टम है, जो जाति व्यवस्था है, वो स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील और समन्वयकारी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है। ओके। देन हमारा 23 क्वेश्चन है, एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रयुक्त विधियों की व्याख्या कीजिए। जो प्रयुक्त विधियां हैं एम एन श्रीनिवास के अकॉर्डिंग, उनकी हमें एक्सप्लेनेशन देनी है, इसमें उन पर हमें चर्चा करनी है। ओके। तो है, एम एन श्रीनिवास ने समाजशास्त्र के अध्ययन में मैदानी कार्य यानी फील्ड वर्क, एम एन श्रीनिवास ने समाजशास्त्र के अध्ययन में मैदानी कार्य और प्रत्यक्ष अवलोकन यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फील्ड वर्क और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को प्रमुख विधि के रूप में अपनाया। एम एस श्रीनिवास ने जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और फील्ड वर्क को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने गांव में रहकर समाज को नज़दीकी से समझाया इसके बारे में। उन्होंने केस स्टडी पद्धति का उपयोग करा, केस स्टडी मेथड भी उन्होंने अपनाया, जिसमें किसी एक गांव या समुदाय का गहराई से अध्ययन किया जाता है ना। केस स्टडी मेथड होता है कि किसी चीज़ के बारे में अच्छे से उसमें डिटेल में जानना उससे, है ना। तो उन्होंने उस मेथड को भी अपनाया। फिर है, साथ ही श्रीनिवास ने सांस्कृतिक अवधारणाओं जैसे सांस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन और पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन को विकसित किया, जो सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक है। ओके। साथ ही उन्होंने ये भी करा कि श्रीनिवास ने सांस्कृतिक अवधारणाओं जैसे कि संस्कृताइजेशन हो गया, वेस्टर्नाइजेशन हो गया यानी संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण को विकसित किया, जो सामाजिक मतलब कि जो सामाजिक चेंज को समझने में सहायक है ना, जिससे अंडरस्टैंड हो सके ये सामाजिक परिवर्तन। उनकी विधियाँ व्यवहारिक अनुभवजन्य यानी कि एम्पिरिकल, उनकी विधियाँ थी जो व्यवहारिक अनुभवजन्य और गहरा अध्ययन पर आधारित थी। ठीक है। राइट। देन हमारा 24 क्वेश्चन है, भारत में विकास के पथ पर ए आर देसाई के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। जो भारत में विकास हुआ है उसके पथ पर ए आर देसाई के दृष्टिकोण क्या है ना, वो क्या सोचते थे इस बारे में, उस पर हमने चर्चा करनी है। तो ए आर देसाई ने भारत के विकास को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझाया। तो जो ए आर देसाई थे, उन्होंने भारत की जो डेवलपमेंट हुई उसको मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझाया। उनके जो अनुसार है, औपनिवेश काल के बाद भारत में विकास का रास्ता पूंजीवादी मॉडल पर आधारित रहा, जिससे समाज में असमानता बढ़ी, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग जो औपनिवेशिक काल के बाद भारत में विकास का रास्ता था वो पूंजीवादी मॉडल पर आधारित रहा, जिससे समाज में असमानता बढ़ती गई। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि विकास का लाभ मुख्यतः उच्च वर्ग को मिला, जबकि किसान और मजदूर वर्ग पीछे रह गए। राज्य की नीतियाँ भी अक्सर सशक्त वर्ग के पक्ष में होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो विकास का लाभ है ना, इसका जो लाभ है वो मुख्यतः उच्च वर्ग यानी कि अपर कास्ट जो है उच्च वर्ग को मिला, जबकि जो किसान और मजदूर जो वो लोग थे ना, जिस कास्ट में किसान और मजदूर थे, वो लोग पीछे रह गए हर काम में, है ना। तो राज्य की नीतियाँ भी अक्सर सशक्त वर्ग के पक्ष में होती थी। तो
आई होप कि आप लोगों को आज का ये सेशन समझ आया हो। आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना और हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर चैनल पर आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कोड और न्यू टाइटल के साथ।